see significant happening in the subcontinent during the first half of the 18th century. यदि आप मैप नंबर फर्स्ट और सेकंड को क्लोजली देखेंगे, मतलब अच्छे से देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे, तो आपको पता चलेगा 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी. नोटिस हाउ द बाउंड्रीज of the Mughal Empire were reshaped by the emergence of a number independent. गौर करें, कई राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदल गईं. By 1765, notice how another power, the British, had successfully grabbed major chunks of territory in eastern India. आप ये भी देखें कि 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था. What these maps tell us that political conditions in 18th century in India changed quite dramatically and within a relatively short span of time. आप ये भी देखें कि 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था. ये मानचित्र, ये मैप हमें बताते हैं 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समय अंतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलना शुरू हो गई थी. इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द emergence of new political groups in the subcontinent during the first half of the 18th century, roughly from 1707 when Aurangzeb died till the Battle of Panipat in 1761. इस चैप्टर में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध पर जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, तब से 1761 तक जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, उस दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे. द क्राइसिस ऑफ एम्पायर एंड द लेटर मुगल साम्राज्य और उसके बाद के मुगलों के लिए संकट की स्थिति. इन चैप्टर नंबर 4 यू सॉ हाउ द मुगल एम्पायर रीच द हाइट ऑफ इट्स सक्सेस एंड स्टार्टेड facing a variety of crises towards the closing years of the 17th century. चैप्टर नंबर 4 में हमने देखा मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था और फिर 17th सेंचुरी के लास्ट वर्षों में उनके सामने किस तरह के संकट खड़े होने लगे थे. These were caused by a number of factors. ऐसा अनेक कारणों से हुआ. Emperor Aurangzeb had depleted the military and financial resources of his empire by fighting a long war in Deccan. बादशाह औरंगजेब ने डेक्कन में 1779 से लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को और अधिक खर्च कर दिया था. अंडर हिज सक्सेसर्स द एफिशिएंसी ऑफ द इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रोक डाउन. औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया.
Nobles appointed as governors, subedars, often controlled the offices of revenue and military administration, Diwani and Fauzdari as well. औरंगजेब के उत्तराधिकारियों ने शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्य कुशलता समाप्त होने लगी और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। सूबेदार के नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों This gave them extraordinary political, economic, and military power over vast regions of the Mughal Empire. इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक और आर्थिक व सैन्य शक्तियां मिल गईं। As the governors consolidated their control over the provinces, the periodic remissions of revenue of the political declined. जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ करा, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई। Peasant and जमींदारी rebellions in many parts of northern and western India added to these problems. उत्तरी और पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोह और किसान आंदोलनों ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। कभी कभी ये विद्रोह करते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिशें थीं। The revolts were sometimes caused by pressure of mounting taxes. At other times, they were attempted by powerful chieftains to consolidate their own positions. Mughal authority had been challenged by rebellious groups in the past as well. But these groups were now able to seize the economic resources of the region to consolidate their positions. The Mughal emperor, after Aurangzeb, were unable to arrest the gradual shifting of political and economic authority into the hands of provincial governors, local chieftains, and other groups. अतीत में विद्रोही समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी, परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक ना पाए। नेक्स्ट इज रिच हार्वेस्ट एंड एम्प्टी कॉफर्स। भरपूर फसल और खाली तिजोरियां, कॉफर्स तिजोरियां। द फॉलोइंग इज ए कंटेम्प्रेरी राइटर्स अकाउंट ऑफ द फाइनेंशियल बैंकरप्सी ऑफ द एम्पायर। एक तत्कालीन लेखक ने समाज के वित्तीय दिवालियेपन का वर्णन इन शब्दों में करा। द ग्रेट लॉर्ड्स आर हेल्पलेस एंड impoverished. Their peasants raise 2 crops a year, but their lords see nothing of either, and their agents on the spot are virtual prisoners in the peasant's hands, like a peasant kept in his creditor's house until he can pay his debt. So complete. In the collapse of all orders and administration there, though the peasants reaps a harvest of gold
his lord does not see so much as a wisp of straw. How then can the Lord keep the armed force he should? How can he pay the soldiers who should go before him when he goes out, or the horsemen who should ride behind them? बड़े जमींदार निसहाय और निर्धन हो गए हैं। उनके किसान वर्ष में 2 फसल उगाते हैं, लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलता। उनके स्थानीय गुमास्ते इस तरह से किसानों के हाथों की कठपुतली बन गए, जैसे कि किसान अपने ऋणदाता के वश में हो जब तक कि वह साहूकार का कर्जा नहीं चुका देता। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था एवं प्रशासन इतना चकनाचूर हो गया कि यद्यपि किसान अपने फसल के जरिए मानो सोना बटोरता है, लेकिन उसके मालिक जमींदार को एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता। ऐसी हालत में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकते हैं जिसकी उससे आशा की जाती है? वे अपने सैनिकों को, जो लड़ाई के समय उनके आगे आगे चलते हैं, और घुड़सवारी को, जो उनके ठीक पीछे चलते हैं, पैसा कहाँ से देंगे? In the midst of his economic and political crisis, the ruler of Iran, Nadir Shah, sacked and plundered the city of Delhi in 1739 and took away immense amount of wealth. इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण करा और संपूर्ण नगर को लूटकर भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। This invasion was followed by a series of plundering raids by the Afghan ruler Ahmad Shah Abdali, who invaded North India 5 times between 1748 and 1761. नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण करा और लूटपाट मचाई। नादिर शाह अटैक्स दिल्ली, नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण। The devastation of Delhi after Nadir Shah invasion was described by contemporary observers. नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया था। इनमें से एक ने मुगल कोष से जिस तरह धन लूट लिया था उसका वर्णन इस प्रकार से है। 60 lakh of rupees and some thousand gold coins, nearly 1 crore worth of gold were nearly 50 crore worth of jewels, most of them unrivaled in the world, and the above included the peacock throne. 60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने, जवाहरात और अन्य चीजें ले गया, जिनमें से कुछ तो इतने बेशकीमती थी कि दुनिया में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, जैसे तख्ते हाउस यानी मयूर सिंहासन। Another account describes the invasion's impact upon Delhi. एक अन्य वृत्तांत में दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन मिलता है। Those who had been masters were now in dire straits, and those who had been revered could not even get water to quench their thirst. The recluse were pulled out of their corners. The wealthy they are turned into beggars. Those who once set the style in cloth now went naked, and those who owned property were now homeless. The new city, Shahjahanabad, was turned into rubble. Nadir Shah Dam attacked the old quarters of the city and destroyed a whole world that existed there. जो कभी मालिक थे अब इतनी दर्दनाक हालत में आ गए, जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी, अब उन्हें प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता। अलग अलग पड़े
अलग थलग पड़े लोगों को उनके कोनों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया, दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया, जो शौकीन लोग भी कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया फैशन चलाते थे, अब बिना फैशन में घूमते हैं। जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी वे बेघर हो गए। नया शहर शाहजहानाबाद अब मलबे का ढेर हो गया। नादिर शाह ने तब शहर के पुराने मोहल्लों पर हमला बोला और वहां की सारी दुनिया को तबाह कर डाला। Already under severe pressure from all sides, the empire was further weakened by competition amongst different groups of nobles. साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंदता ने उसे और भी कमजोर बना डाला। They were divided into two major groups of faction. ये अभिजात दो बड़े गुटों में बटे हुए थे, द ईरानीज एंड तुरानीज, नॉवल्स ऑफ तुर्किश डिसेंट। ईरानी और तुरानी तुर्क मूल के। फॉर अ लॉन्ग टाइम द लेटर मुगल एम्परर वर पपेट इन द हैंड्स ऑफ आइदर वन ऑफ द अदर ऑफ दीज पावरफुल ग्रुप्स। काफी समय तक बाद के मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब दो मुगल बादशाहों फरूख सियार the worst possible humiliation came when two Mughal emperors, Farooq Siyar 1713 to 1719 and Alamgir II 1754 to 59 were assassinated, and two others, Ahmad Shah 1748 to 54 and Shah Alam II 1759 to 1816 were blinded by their novels. बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हुई जब दो मुगल बादशाहों फरूख सियार 1713 से 1719 और आलमगीर सेकंड 1754 से 1759 की हत्या कर दी गई, और दो अन्य बादशाहों अहमद शाह और आलमगीर सेकंड 1748 से 1749 को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट्स। With the decline in the authority of the Mughal emperor, the governors of large provinces, Subedar and the great Jamidar, consolidated their authority in different parts of the subcontinent. मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदारों और जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली। Through the 18th century, the Mughal Empire gradually fragmented into a number of subcontinent regional states. Broadly speaking, the states of the 18th century can be divided into three overlapping groups. First, states that were old Mughal provinces like Awadh, Bengal and Hyderabad. Although extremely powerful and quite independent, the rulers of these states did not break their formalities with the Mughal emperor. Second point is states that had enjoyed considerable independence under the Mughal as Batan Jagir. These include several Rajput principalities. Third, the last group included states under the control of Maratha, Sikh and others like the Jat. These were of differing size and had seized their independence from the Mughal after a long drawn armed struggle. मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदार और जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे स्वतंत्र और क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों को 3 परस्पर व्यापी समूहों में बांटा जा सका। अवध, बंगाल व हैदराबाद जैसे राज्य
जो पहले मुगल प्रांत थे, हालांकि राज्यों के शासक अति शक्तिशाली थे और काफी हद तक स्वतंत्र थे, उन्होंने मुगल बादशाह से औपचारिक तौर पर संबंध नहीं तोड़े। सेकंड पॉइंट, ऐसे राज्य जो मुगलों के पुराने शासनकाल में वतन जागीरों के रूप में काफी स्वतंत्र थे, इनमें कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे। थर्ड पॉइंट, तीसरी श्रेणी में मराठों, सिखों तथा जाटों के राज्य आते थे। ये विभिन्न प्रकार के थे। इन्होंने कड़े और लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद मुगलों से स्वतंत्रता छीन ली थी। द ओल्ड मुगल प्रोविंसेस amongst the state that were carved out of the old Mughal provinces in the 18th century, these three stand out very prominently. These were Awadh, बंगाल एंड हैदराबाद। पुराने मुगल प्रांतों से जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ, उनमें से 3 राज्य प्रमुख थे, अवध, बंगाल और हैदराबाद। ये तीनों ही मुगल उच्च अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे। इन तीनों राज्यों के संस्थापक सादत खान, मुर्शीद कुली खान, सादत खान अवध, मुर्शीद कुली खान बंगाल और आसफ जहां हैदराबाद से ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था। These were Awadh, Bengal and Hyderabad. All 3 states were founded by members of high Mughal nobility who had been governors of large provinces. Sadat Khan, Awadh, Murshid Quli Khan, Bengal and Asaf Jahan, Hyderabad. मुगल बादशाहों को उन पर भरोसा भी था। All 3 had occupied high mansabdari position and enjoyed the trust confidence of the emperor. आसफ जहां और मुर्शीद कुली खान दोनों को 7-7 हजार जात का दर्जा मिला, जबकि सादत खान को की जात का दर्जा 6000 था। हैदराबाद, निजामुल मुल्क आसफ जहां, द फाउंडर ऑफ हैदराबाद स्टेट 1724 to 1748, was one of the most powerful members at the court of the Mughal Emperor Farrukh Shah. He was entrusted first with the governorship of Awadh and later given charge of the Deccan as the Mughal governor of the Deccan provinces during 1720 to 1722. Asaf Jah had already gained control over its political and financial administration, taking subsequent advantage of the turmoil in the Deccan and the competition amongst the court nobility. He gathered power in his hands and became the actual ruler of that region. निजामुल मुल्क आसफ जहां 1724 से 1748, जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी, मुगल बादशाह फरूख सियार के दरबार का अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। उसे सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई और बाद में उसे दक्कन का कार्यभार दे दिया गया। 1720 से 22 के मध्य ही दक्कन प्रांतों का सूबेदार होने की वजह से आसफ जहां के पास पहले से ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। दक्कन में होने वाले उपद्रवों और मुगल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर उसने सत्ता हथियाई और उस क्षेत्र का वास्तविक शासक बन गया। ये था हमारा इस चैप्टर का पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 होगा हमारा। थैंक यू।